Hello everyone, welcome back to Wonder Banking. जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार हमें आईबीपीएस की साइड से बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने को मिला है। आईबीपीएस ने 7 सितंबर को नोटिस रिलीज़ किया कि वो आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम है 12 एंड 13 सितंबर को जो होने वाला था उसको पोस्टपोन कर रहा है। एंड जस्ट नेक्स्ट डे आईबीपीएस अपना नोटिस विड्रॉन करता है एंड एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देता है 12 एंड 13 सितंबर के एग्ज़ाम को। अगर आईबीपीएस को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही था तो जस्ट 4 डेज़ पहले क्यों आईबीपीएस को 10 to 15 डेज़ पहले एस्पिरेंट्स को बता देना चाहिए था, मींस एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देने चाहिए थे, जिससे कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लेते। क्योंकि हम सभी को पता है कोविड की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम सही से कर पाते। अब देखिए जो चीज़ें हमारे सामने हैं, मींस जो हमारा एग्ज़ाम है वो 12 एंड 13 को हो रहा है, तो हमें अब उस पर कैसे ध्यान देना है। मींस हमारे पास लास्ट 2 डेज़ बचे हैं, उन 2 दिन में हम क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें और जो हमारा एग्ज़ाम है ना उसमें हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है आरआरबी पीओ एग्ज़ाम क्लियर करने का, प्री प्लस मेंस 2019 का। मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी बट मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक गया था। मेरे पास प्री एंड मेंस का स्कोर कार्ड तो नहीं है बट मैंने इंटरव्यू के पीडीएफ की लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आइए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी इस एग्ज़ाम को लेके एंड लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो आरआरबी पीओ पेपर है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर ये आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। एंड इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 80 होंगे एंड टोटल मार्क्स भी आपके 80 होंगे एंड जो मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स। इस एग्ज़ाम में आपका कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है। मींस आप पूरे 45 मिनट्स में पूरे पेपर में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होगा, 45 मिनट्स मिलेंगे। देख लेते हैं कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना है एंड कौन सा सेक्शन बाद में करना है, हमें मैथ्स को कितना टाइम देना है एंड हमें रीजनिंग को कितना टाइम देना है। मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। मैंने जो मैथ्स के लिए टाइम अलॉट किया था वो 23 मिनट्स किया था एंड रीजनिंग के लिए जो टाइम अलॉट किया था वो 22 मिनट्स किया था। मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा 1 मिनट इसलिए कैलकुलेशन की वजह से। ओके, अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमें मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है। एंड एक चीज़ और कि काफ़ी स्टूडेंट्स में ये डाउट रहता है कि पहले मैथ्स पहले रीजनिंग, हम दोनों में से क्या सॉल्व करें। मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि मैं हमेशा पहले रीजनिंग को लेती थी। रीजनिंग में मैं पज़ल्स को छोड़ के सारे क्वेश्चंस करती थी। मींस 10 मिनट में मैंने सारे जो भी 20 मार्क्स के मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले करती थी। उसके बाद मैं मैथ्स के सेक्शन में जाती थी, मैथ्स के सारे इजी क्वेश्चन करती थी एंड उसके बाद मैं डीआई वगैरह में चूज़ कर लेती थी। हमारी 3 डीआई आती है कि कौन सी डीआई करनी है कौन सी नहीं करनी है। उसके जो लास्ट के जब 12-13 मिनट बचते थे उसके बाद मैं पज़ल्स को सॉल्व करती थी। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी चलिए अब देखते हैं मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन में आपको अप्रॉक्सीमेशन से या सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ज़्यादा चांसेस अप्रॉक्सीमेशन के ही हैं। 5 क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे एंड 5 क्वेश्चन आपको सीरीज़ से मिलेंगे, मींस नंबर सीरीज़ रॉन्ग या मिसिंग। चांसेस ज़्यादा रॉन्ग के ही आने के होते हैं। उसके बाद आपको 3 डीआई देखने को मिलेंगी। 3 डीआई में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। 2 डीआई आपकी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और ये सब आपकी डबल ग्राफ वाली डीआई हो सकती हैं, या फिर इन टॉपिक से नहीं आई तो आपकी कोई अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आ जाएगी, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज या फिर प्रॉफिट लॉस या एसआईसीआई पे बेस्ड।
आपको एक कैसलेट भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी शिफ्ट में तीनों नॉर्मल डीआई आ जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 चार्ट एंड बार ग्राफ वाली एंड एक कैसलेट आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के। मीन्स ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स, 5 क्वाड्रेटिक, 5 सीरीज, 15 क्वेश्चंस, 3 डीआई, 15 30 क्वेश्चंस हो गए। अभी 10 मार्क्स का पेपर हमारा और बचा है। 10 मार्क्स के पेपर में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपको जो Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 वाले, वो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी के आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एंड 5-6 आपको नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और ये Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस एंड डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक में से देखने को मिलेंगे। मोस्ट ज़्यादा चांसेस यही हैं। मीन्स आपका टोटल ये हो गया 40 मार्क्स का पेपर। अब आप अगर आप एग्ज़ाम में आप इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप किन क्वेश्चंस को ढूंढेंगे? अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रॉन्ग या मिसिंग नंबर सीरीज़। मीन्स आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको इन तीनों टॉपिक में से कोई सा भी टॉपिक मिल जाता है तो आप उसको सेम टाइम पर अटेम्प्ट कर दीजिए। इन तीनों टॉपिक को करने के बाद मीन्स 15 क्वेश्चंस करने के बाद आप कहाँ मूव करेंगे? डीआई की तरफ मूव करेंगे। और जब आप इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहे होंगे ना, हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन बीच में हो, क्वाड्रेटिक के 5 स्टार्टिंग में हो और जो हमारी सीरीज़ है उसके 5 क्वेश्चन लास्ट में हो, तो उसके बीच में आपको आपकी तीनों डीआई देखने को मिल जाएंगी। तो फिर आपको क्या करना है? डीआई के फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, जिससे कि आपको आपका 1 मिनट और वेस्ट ना हो डीआई को ढूंढने में। आपको सेम टाइम पे जब आप फर्स्ट टाइम में जब आपने अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और रॉन्ग मिसिंग सीरीज़ कर ली, उसके बाद जो सेकंड टाइम में मीन्स सेकंड गो में आप क्या करेंगे? आपको पता डीआई करनी है आपको, तो आपको पता है वो कि इस क्वेश्चन से हमारी डीआई की शुरुआत हो रही है, तो ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहले हमें मैथ्स के सेक्शन में क्या करना है? अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज़, इन तीनों में से जो भी हमें पहले मिलता है हम उसको सॉल्व करते जाएंगे फर्स्ट गो में। सेकंड गो में आपको डीआई करनी है एंड थर्ड गो में आपको क्या करना है? ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। ये होगा हमारा मैथ्स का स्ट्रेटजी। अब हम अपने रीजनिंग के सेक्शन को देख लेते हैं। रीजनिंग के सेक्शन में आपको 3 to 5 सिलॉग्स देखने को मिल सकते हैं। 3 to 5 आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में सिलॉग्स आ जाएं, इनइक्वालिटी ना आए, इनइक्वालिटी आ जाए, सिलॉग्स ना आए, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। ये सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। बाकी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्शन सेंस के देखने को मिल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको ऑर्डर रैंकिंग के भी देखने को मिल सकते हैं, जो हाइट वेट के अकॉर्डिंग हमें दे देते हैं। एंड 3 to 5 क्वेश्चन आपको जो सिंपल वाली कोडिंग होती है, चाइनीज़ कोडिंग, उसके भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे वर्ड फॉर्मेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, वो मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना होता है, बैक एंड फोर्थ बताना होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कौन कौन से कितने लेटर्स आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। बाकी आपको 4 पज़ल्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, 4 पज़ल्स इन सीटिंग अरेंजमेंट। मीन्स जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आपका 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें कि आपको 20 मार्क्स की आपको पज़ल्स इन सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगी। बाकी 20 मार्क्स में आपको और मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो टॉपिक मैंने ये डिस्कस किए हैं यहाँ से। हो सकता है ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर में ना आए, किसी से क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ जाए तो डायरेक्शन से ना आए, डायरेक्शन से आ जाए तो ब्लड रिलेशन से ना आए। ये सब हमारा एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब हमें रीजनिंग के पेपर को कैसे सॉल्व करना है? आपने रीजनिंग का पेपर ओपन किया और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया पज़ल। आपको उसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि पज़ल में हम स्टक हो जाते हैं, और कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। बट फिर भी अगर फर्स्ट क्वेश्चन पज़ल है तुरंत स्किप कर दीजिए। मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप फर्स्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट उसको अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड दूसरी बात और
कि हमें पज़ल्स दिख गई 4 तरीके की। एक पज़ल थी हमारी अनसर्टेन नंबर, एक थी बॉक्स वाली, एक थी लीनियर वाली, एक थी हमारी सर्कल इन एंड आउट। आपने देखा कि जो अनसर्टेन नंबर वाली पज़ल है वो सिर्फ 4 to 5 लाइंस की है, एंड जो आपकी सर्कल इन आउट वाली पज़ल है वो आपकी है 6 to 7 लाइंस की। लेकिन आपका कंफर्ट जोन था सर्कल इन आउट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं सर्कल इन आउट की, और आप अनकंफर्टेबल थे आप अनसर्टेन नंबर में। लेकिन आपने रैंडम डिसीज़न ले लिया, अनसर्टेन नंबर वाली पज़ल सॉल्व कर ली, क्योंकि आपको लगा वो 3 to 4 लाइंस की है, और आपकी वो पज़ल में आप स्टक हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये ऐसा मैंने भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो कंफर्ट ज़ोन है, जो आप अभी तक बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप उन चीज़ों को ही पिक करिए। मीन्स किसी भी रैंडम डिसीज़न पे मत जाइए, रैंडम डिसीजंस मत लीजिए कि अनसर्टेन में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो उसको मत उठाइए। कहने का मतलब यही था कि जो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको ही सॉल्व करिए। लास्ट टाइम पे रैंडम गेस पर बिल्कुल भी मत जाइए, मीन्स रैंडम क्वेश्चंस को सिलेक्ट मत करिए। तो आपको रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको जब आप रीजनिंग का पेपर स्टार्ट होगा तो सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, चाइनीज़ कोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, एंड लास्ट में ही आपको पजल्स उठानी है। मैंने जैसे आपको बताया था मैं कैसे करती थी, सबसे पहले जैसे मैं अपना पेपर कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 45 मिनट से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँगी। मैंने रीजनिंग का सेक्शन ओपन किया, मैंने सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन कर लिए, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन कर लिए, मेरे पेपर में ब्लड रिलेशन आया, मैंने यहाँ से ये कर लिया, ऑर्डर रैंकिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए, एंड चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन कर लिए। मीन्स मैंने टोटल ये 20 मार्क्स का पेपर अपना कर लिया। उसके बाद मैंने ये 20 मार्क्स का पेपर कर लिया अपना 9 से 10 मिनट में। अब मेरे पास बचे हैं 35 मिनट्स। अब मैं गई अपने मैथ्स के सेक्शन में। अब मैं मैथ्स के सेक्शन में आ गई। मैथ्स में मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग, इनमें से जो देखने को मिला मैंने पहले उनको सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं डीआई में आई। डीआई में मुझे 3 डीआई आई थी, बट मैंने क्या, कुछ क्वेश्चन अगर मुझे टफ़ लगे तो मैंने एक डीआई के 3 या 4 क्वेश्चन इस टाइप से अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद मेरा जो मैथ्स में मुझे 23 मिनट्स देने हैं, और लास्ट के जो मुझे 12 मिनट हैं वो पज़ल के लिए भी बचा के रखने हैं। तो जितना टाइम बच रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। अब मेरे लास्ट में मेरे पास 12 मिनट बचे हुए हैं। अब मैं फिर से अपने रीजनिंग के सेक्शन पे आई, और फिर मैंने देखा मुझे कौन कौन सी पज़ल्स को सॉल्व करना है, एंड उन पज़ल्स को मैंने सॉल्व किया। तो मेरी ये स्ट्रेटजी थी। बाकी आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है आप लाइन वाइज करते हो, मींस ऐसे स्विच ना करते हो सेक्शंस को। अगर आप लास्ट तक उसमें ही कंफर्ट है तो आप वही करिएगा, आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलिएगा। मेरा इस स्ट्रेटजी से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, बस इसलिए मैंने आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर किया। सबसे पहले तो जो आपके 2 दिन बचे हैं उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है, ना ही कोई शॉर्टकट जानने की कोशिश करनी है। इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, एक दिन में आपको 3 मॉक्स मिनिमम देने ही देने हैं। सुबह, दोपहर, शाम एक एक मॉक दीजिए एंड उनका एनालिसिस करिए। इतना ही आपको करना है, एंड एनालिसिस मस्ट है। उसके बाद अगर आपके एग्ज़ाम में मींस मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम लेवल होता है ना, वो जो हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी आता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपने जो अभी तक पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में कुछ अलग से नया नहीं आ जाएगा। आपने अगर मेहनत की है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। अब लास्ट 2 डेज़ में आपको रिवीज़न क्या क्या करना है, आपको क्यूब्स जो हैं वो रिवीज़न कर लेने हैं, टेबल्स रिवीज़न कर लेनी है, परसेंटेज टेबल रिवीज़न कर लेनी है, फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है,
स्क्वायर्स आपको याद कर लेने हैं, ये सब आपको मीन्स रिवीजन कर लेना है, याद तो आपको होगा ही। बाकी जैसे 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, इन सबको भी आपको याद कर लेना है। इससे क्या होता है कि हमें याद रहता है तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है और एग्ज़ाम में हमारा टाइम बच जाता है। बाकी रीजनिंग में आपको जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है A1 B2, इन सब की आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी इन सब के आपको अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए, लाइक A का Z, B का Y, इस टाइप से आपको याद होने चाहिए अच्छे से। देखिए, आपको एग्ज़ाम में सेल्फ बिलीव मेंटेन करना पड़ेगा। मीन टू से आपका एग्ज़ाम ओपन हुआ एंड 3-4 क्वेश्चन उसमें टफ़ आ गए, आपको लगा गया पेपर मेरा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज का तो मेरा दिन ही ख़राब था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उस टाइम पे बिल्कुल भी डिमोरलाइज़ नहीं होना है, क्योंकि आप इतने महीनों से इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और आप 2-3 क्वेश्चन की वजह से अपना पेपर नहीं ख़राब कर सकते। आपको सेल्फ बिलीव रखना है। अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड है और आपने मेहनत की है, अगर वो आपसे नहीं बन रहे तो वो किसी से भी नहीं बन रहे होंगे, तो आगे बढ़िए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो आपको आपका पेशेंस मेंटेन करके रखना है और आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद आपको कोई भी रैंडम डिसीज़न नहीं लेना है। मिनटों से कि जैसे मैंने बताया था अभी पहले भी कि आप अगर किसी टाइप के क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन देखने में वो आपको छोटा लग रहा है, तो आपने ट्राई कर लिया कि चलो इसको करके देख लेते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। आपको ऐसा एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, आप करिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम जाएगा, कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा होगा, हमारा टाइम से पेपर सॉल्व हो जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमारा पेपर निकल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन करिएगा। अभी तक आपने प्रैक्टिस की होगी मॉक में और काफ़ी एनालाइज भी किया होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद जैसे कि अगर आपने आपकी शिफ्ट है वो सेकंड या थर्ड है और आपने फ़र्स्ट शिफ्ट का एनालाइजेशन देखा कि फ़र्स्ट शिफ्ट में जो सेफ़ अटेम्प्ट थे वो 65 प्लस थे, ओके। आपकी शिफ्ट थी सेकंड या थर्ड, आप अपना एग्ज़ाम देने गए और आपकी शिफ्ट आ गई टफ़। आपने क्या किया, आपने आपसे बने टोटल 55 क्वेश्चंस। अब आपने सोचा कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 65 प्लस थे, मेरा तो बस 55 बना है, मींस मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा तो पेपर कट ऑफ मेरी क्लियर होनी ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको वो अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें बता रही हूँ। सपोज़ आपकी शिफ्ट टफ है, आपने रीजनिंग में 22 मिनट जो आपने दिए और आपके बस क्वेश्चन बने 25 और आपको करने थे 35 क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, आपने तो अपना माइंड सेट कर लिया मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो उस केस में काफ़ी एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि वो तो सोचेंगे कि कुछ तो सोचेंगे जिन्हें अपने ऊपर बिलीव है, सेल्फ बिलीव है कि नहीं 22 में 25 बने हैं, ठीक है, मुझे एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, मैं इतना ही करूँगा। और काफ़ी एस्पिरेंट्स क्या सोचेंगे, अरे मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, चलो तो हम क्या करते हैं, अपने अटेम्प्ट्स को 55 से 65 ले जाने के लिए हम जो 10 क्वेश्चंस हैं ना उनमें क्या कर देते हैं, तुक्का लगा देते हैं। आप देखिए, एक वो एस्पिरेंट था जिसने 22 मिनट में 25 क्वेश्चन किए और उसकी एक्यूरेसी 90% प्लस रही या 100% रही। उसको क्या हुआ, IBPS की साइड से नॉर्मलाइजेशन हुआ और नॉर्मलाइज मार्क्स होकर उसका सिलेक्शन हो गया। और एक एस्पिरेंट वो था जिसने 22 मिनट में 25 क्वेश्चन किए बट 10 क्वेश्चन उसने तुक्के लगा दिए। तो उससे क्या हो गया, उसकी एक्यूरेसी ख़राब हुई, नॉर्मलाइज में उसको मार्क्स भी ज़्यादा नहीं मिले और उसकी 10 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यही है, सेल्फ बिलीव रखिए, अगर आपसे नहीं बन रहा तो किसी से भी नहीं बन रहा। किसी और की शिफ्ट पे मत जाइए कि उस शिफ्ट में 70 अटैम्प्ट था तो मेरा भी इतना ही होना चाहिए। आपकी शिफ्ट अलग है, उनकी शिफ्ट अलग थी, तो आप अपना देखिए कि आपकी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा आया है, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की शिफ्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम में कोई भी
गेसिंग मत करिए, कोई भी रैंडम डिसीजंस मत लीजिए। क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और कौन से क्वेश्चन को आपको पिक करना है। बाकी आपको स्पीड तो मेंटेन करनी ही है, स्पीड के साथ जो आपकी एक्यूरेसी है वो 90 to 95 प्लस होनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डर लग रहा होगा, एक रात पहले हमें नींद भी नहीं आती, 1-2 दिन पहले से, क्या होगा हमारा पेपर में, क्या हम इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, क्या हम फेल हो जाएंगे, वो कोई बंदा या बंदी है वो तो इतने साल से पढ़ रहा है, दूसरों पे बिल्कुल मत जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। अगर आपने अभी तक मेहनत की है, अभी तक पढ़ाई की है, मॉक्स दिए हैं, तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एग्ज़ाम में कुछ अलग से नहीं आ जाएगा, जो आप पढ़ रहे थे वही एग्ज़ाम में आएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एग्ज़ाम को फोड़ के आइए, कुछ भी गलत नहीं होगा। और जो बिगिनर है वो अगर उनको लग रहा है कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, वो तो क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, बिल्कुल मत डरिए, अपना 110% देकर आइए। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता है तो नेक्स्ट टाइम आइएगा पूरी तैयारी के साथ, जो आपने गलतियाँ की हैं उनको इम्प्रूव करके आइएगा, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। यही मेरी लास्ट मिनट जो टिप्स एंड स्ट्रेटजी थी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।